तो करनाल के सेकंड पार्ट में आइए, आगे चलते हैं। देखिए अपने फ्रेंड्स वगैरह पे शेयर कर देना, लाइक कर देना, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उससे पता लग जाता है मुझे आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में देखा कि कर्ण को बसाया था, कर्ण ने बसाया था, राजा कर्ण ने, जो कि युधिष्ठिर के भाई थे, जो पूरी महाभारत में किसी दिन बाद में बताऊंगा आपको कर्ण क्या थे किसके। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस कर्ण 5 पांडवों के एक भाई थे, कर्ण जो सूर्य पुत्र थे, सूर्य के द्वारा ये उत्पन्न हुए थे। तो कर्ण कर्ण के बारे में हमने देख लिया कि इसने बसाया, तो कर्ण तालाब भी था, कर्ण झील भी था, हमने सारी बातें कवर कर लिया। कौन से इंस्टीट्यूट थे, नीलो खेड़ी क्यों बसा था, ठीक है आप बता दोगे ना क्यों बसा था, वहाँ पे क्या क्या है। तो इससे आगे चलते हैं। अब देखिए एक जगह पड़ती है असंध, ये असंध पड़ता है जींद जिले के पास में, यहाँ जींद जिला है इस साइड। अब मैं इसके लिए मैंने एक नया मैप बनाया, ये देखिए ये असंध है। जींद जिले में एक जगह आती है सफीदो, जिसका मैंने पुराना नाम बताया था सर्पदमन। अगर हरियाणा जीके में क्वेश्चन आए सर्पदमन किसका पुराना नाम है, तो वो सफीदो का पुराना नाम है। अब सफीदो असंध ये शहर मैं आपको बता के आगे चल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप जाने थोड़ा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएगी। ये देखिए मैंने महाभारत की एक पूरी स्टोरी बताई है, मैं अभी इस क्लास में नहीं बताऊंगा, मैं अगली क्लास इसकी ही लूँगा, ये ज़रूर देखना। ठीक है, अभी इसमें इतना देख लो कि अर्जुन का पुत्र हुआ था अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र हुआ है राजा परीक्षित, और उसके पुत्र थे जन्मेजय। इतनी बात आपको पता लगी। अब देखिए जो राजा परीक्षित है उनकी जो राजधानी थी वो असंध थी। ठीक है, असंध किसकी राजधानी थी, राजा परीक्षित की, जो अभिमन्यु के पुत्र थे। स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है, राजा परीक्षित की सांप काटने से मृत्यु हो जाती है, तो जो उनका पुत्र होता है जन्मेजय वो गुस्सा हो जाता है। तो ये जो जगह होती है सफीदो, जो जींद में है, जो मैंने इधर आपको बताया जींद में सफीदो, तो राजा परीक्षित का बेटा जन्मेजय क्या करता है, यहाँ पे एक यज्ञ करता है, सर्पदमन यज्ञ, यानी सांपों का सर्वनाश करने के लिए। तो उसी यज्ञ के नाम के ऊपर यहाँ पे सफीदों का नाम क्या कहा जाता है पुराना, सर्पदमन। तो ये बात आपको समझ आ गई कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि असंध किसकी राजधानी रहा है, महाभारत काल के किस योद्धा की राजधानी रहा है, तो वो रहा है राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु आपको पता ही होगा, अभिमन्यु किसके पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र थे। अभिमन्यु वही है जो चक्रव्यूह में घेर के मारे गए थे महाभारत काल में, क्योंकि अर्जुन दूर चले गए थे रथ लेके, तो उस टाइम पे अभिमन्यु ने ही चक्रव्यूह को तोड़ा था, तो उनके पुत्र हुए थे आगे राजा परीक्षित। ठीक है भाई, ये बात समझ आ गई। तो असंध नाम आए तो राजा परीक्षित, और सफीदो आए तो उनका पुत्र क्या, जन्मेजय। यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, कहाँ पे, असंध के बारे में। ये देखिए असंध का पुराना नाम क्या है, असंधिवत, और राजा परीक्षित की राजधानी रह चुका है। राजा परीक्षित थे अभिमन्यु के पुत्र। तो चलिए आगे देखते हैं। अब असंध हमारा हो गया, अब एक रह गया है हमारा इंद्री और एक घरौंडा। इंद्री से आप याद करो, इंद्री में एक बाबा हुए हैं सिमरन दास जी, इनकी एक कच्ची समाधि है इंद्री में। सिमरन दास जो बाबा थे वो पाकिस्तान से आए थे, और वो आके कहाँ पे बस गए थे, इंद्री में। तो उनकी ही एक, उनके मरणोपरांत यहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई है। तो अगर पूछा जाए सिमरन दास जी की समाधि कहाँ पे है, तो इंद्री में एक ही क्वेश्चन बन सकता है, तो वो क्या आएगा आंसर, इंद्री। ठीक है भाई, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था कि जो तराइन था वो यहाँ पे पड़ता है नीलो खेड़ी और करनाल के बीच में, और वहीं पे 2 युद्ध हुए, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, ये बात आपको पता होगी। अब हमारा जो लास्ट रह जाता है वो है घरौंडा। ये देखिए, जब मैंने बताया था इंद्री से आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो तो करनाल जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, घरौंडा, फिर नीचे पानीपत, और समालखा आ जाएगा, फिर सोनीपत आ जाएगा। ये NH1 है पूरा, इधर से आके कुरुक्षेत्र की साइड से NH1 आ रहा है। ठीक है भाई, अब घरौंडा से बात है। घरौंडा में एक जो मेन जगह है वो है मामा भांजा मुगल सराय। सराय क्या होता है, कोई भी ठहरने का स्थान, यानी राहगीर होते हैं उनके लिए विश्राम के लिए जो गृह बनाया जाता है उसको सराय कहते हैं। तो मामा भांजा मुगल सराय कहाँ पे है, घरौंडा में है। ये देखिए शाहजहाँ के समय पे, शाहजहाँ जिनका कार्यकाल था लगभग 1627 से लेके 1658 तक था, फिर इनके बाद 1658 से 1707 तक औरंगजेब आया था। तो शाहजहाँ के कार्यकाल में एक बंदा था खान फिरोज़, तो खान फिरोज़ ने ये सराय बनवाई थी, और इसका नाम था मामा भांजा मुगल सराय।
तो हमने लगभग ये सारे जगहें कवर कर ली है। घरौंडा के बारे में ये जाना है। अब ये मेनली बात क्या है, दिल्ली और लाहौर के हाईवे पे है, यानी इधर दिल्ली है नीचे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब वो दिल्ली से लाहौर जाते थे तो वो करनाल से गुजर के जाते थे, इधर से ऐसे करनाल, फिर आगे निकल के इस साइड कैथल की साइड, फिर इधर से ऐसे निकल जाते थे, इधर पाकिस्तान आएगा जाके। ठीक है भाई, तो इतनी बातें हो गई आपकी। और अब आते हैं हम करनाल के ऊपर मेन। करनाल में मैंने आपको इंस्टीट्यूट बता दिए पहले, NDRI है, सोइल सैलिनिटी के लिए है, और तीसरा गेहूं के शोध के लिए है। अब मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश समय पे ब्रिटिशों की छावनी थी, जो जहाँ पे आज की जैसे अम्बाला में अब छावनी है जो 1843 में बनी है, उससे पहले वो कहाँ पे थी, करनाल में थी। तो जब ब्रिटिश छावनी करनाल में हुआ करती थी तो यहाँ पे एक चर्च बनाई गई थी जिसका नाम था सेंट जेम्स चर्च, जो 1806 में बनाई गई थी। उस टाइम पे ये ब्रिटिश की एक छावनी हुआ करती थी करनाल। ठीक है भाई, करनाल के बारे में इतना पता लग गया आपको। अब करनाल में ही जैसे हमने क्या किया, इंद्री में बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि है, ऐसे करनाल के अंदर एक मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बनता है वो है निर्मल कुटिया, कि निर्मल कुटिया हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो निर्मल कुटिया है करनाल में। इसके पीछे की स्टोरी जान लीजिए। बाबा हुए हैं निक्का सिंह, मिक्का सिंह नहीं भाई, निक्का सिंह, मिक्का सिंह तो सिंगर है। तो बाबा हुए हैं निक्का सिंह। क्या होता है, जब देश आज़ाद हुआ, देश में माहौल था भूखमरी का भी हो गया था, क्योंकि तभी हमें ये हरित क्रांति लानी पड़ी थी, क्योंकि गेहूं की मात्रा कम हो गई थी देश में, तो भूखमरी रहती थी। तो इन्होंने अपने समय पे चैरिटी का काम किया, उस टाइम पे लोगों की सहायता करी है, उन्हें खाना खिलाया है। तो जब ये 1960 में जब इनकी मृत्यु हुई तो सब ने मिलके एक कुटिया बनवाई, और जिसका नाम क्या रख दिया गया, निर्मल कुटिया। ये कहाँ पे स्थित है, करनाल में स्थित है। इसी प्रकार करनाल में क्या है, 5 पीरों की मजार, ये आपको याद करना है। अच्छा, मुगल सराय से मेरे याद आया, बामा भांजा की मुगल सराय से, जब मैंने आपको क्लास में, आपको याद हो अगर, जब मैंने सोनीपत कराया था तो मैंने कहा था वहाँ पे क्या है, आप कमेंट डाउन करो वहाँ पे क्या है। ठीक है, मैंने बता रखा है, अगर नहीं आपको पता लगा तो मैं कमेंट में फिर आंसर दूंगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड नाम था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। करनाल में और क्या है, एक अटल पार्क है सेक्टर 7 और 8 में, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ऐसे गांधी मेमोरियल हॉल भी वहीं पे है करनाल में। अब चलो, अब आ जाते हैं हम थोड़ा महाभारत पे और रामायण पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे आपको ये पूरी महाभारत एक बार समझानी चाहिए, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगा। चलो मैं समझा ही देता हूँ थोड़ा। पहले हम उठाएंगे करनाल में महाभारत के टाइम की क्या क्या चीज़ें। एक तो आपने देख लिया असंध में क्या है, परीक्षित राजा। अब देखिए, एक पुराने समय की बात है, एक राजा हुए थे शांतनु, जो आगे ये पांडु हुए हैं, ठीक है, कौरव हुए हैं, जो उनके पूर्वज थे राजा शांतनु। राजा शांतनु शिकार करने के लिए यमुना नदी के किनारे गए। तो महाभारत के अकॉर्डिंग क्या है कि जो गंगा माई है हमारी, गंगा यमुना, तो जो गंगा जी है वो उनका एक स्वरूप था, उनका एक रूप था, यानी वो एक व्यक्ति के रूप में, यानी एक महिला के रूप में वो आई वहाँ पे। तो राजा शांतनु बहुत खुश हुए उन्हें देख के। राजा शांतनु ने उनसे शादी करी, पूरी स्टोरी शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर उन्होंने, गंगा जी ने वचन लिया कि आप मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करोगे, अगर करोगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। क्या होता है, इनके पुत्र होते हैं, 7 पुत्र होते हैं। गंगा जी अपने हर एक पुत्र को गंगा जी में अपने जल में क्या कर देती है, उनको बहा देती है। लेकिन राजा शांतनु कुछ नहीं कह पाते, कुछ नहीं पूछ पाते, वरना गंगा जी चली जाएगी। लेकिन जब 8वां पुत्र होता है उनका, जिसका नाम बाद में भीष्म रखा जाता है, भीष्म महापिता जो हुए हैं, तो जब वो 8वां पुत्र होता है तो शांतनु से रहा नहीं जाता, वो एकदम गंगा से पूछ पड़ता है कि ऐसा क्यों। तो फिर गंगा ने कहा कि हमारे पुराने कर्मों का, पुराने जन्म का हमारा पाप था, ये महाभारत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, पाप था। तो जिसके अकॉर्डिंग हम ये जो 8 हमें पुत्र हुए, ये ऋषि थे, इन्हें भी श्राप लगा हुआ था पहले। तो उनमें से एक क्या हुआ, ऋषि नहीं, ये हमारे क्या नाम, स्वर्ग में जो देवता रहते हैं उनमें से 8 थे, 8 गण थे। तो उनमें से 7 की तो मृत्यु हुई नहीं, एक किस्म से उनको मैंने मुक्ति दी है, लेकिन जो 8वां है वो आपने रोक लिया है। अब इसको पूरे जीवन भर दुख सहने पड़ेंगे, तो इसलिए भीष्म पिता को अपनी पूरी लाइफ आगे दुख सहने पड़े, क्योंकि उसको भी एक श्राप मिला हुआ था। अब देखिए प्रतिज्ञा क्यों लिखा है मैंने, ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ मैं। एक, अब जब शांतनु से गंगा दूर चली जाती है तो वो बड़े
दुखी होते हैं, उनको याद आती है उनकी। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद, लगभग 15-20 साल बाद, उन्हें एक महिला दिखती है, सत्यवती, नदी के किनारे थी सत्यवती। तो राजा शांतनु इसको पसंद करने लगते हैं। लेकिन इसके पिताजी एक कंडीशन रख देते हैं कि मैं शादी तब करूंगा अपनी बेटी की तुमसे जब तुम मुझे वचन दो राजा शांतनु कि जो सत्यवती का पुत्र होगा वो ही राज करेगा, ना कि भीष्म। तुम्हारा जो पुत्र भीष्म है वो राज नहीं करेगा, सत्यवती का पुत्र करेगा। तो उस समय पे शांतनु इसके लिए मना करके अपने शिविर में आते हैं। लेकिन शांतनु राजा दुखी रहते हैं हर समय। तो उस समय पे भीष्म माँ पिता क्या करते हैं, जब उनको ये पता लगता है, तब ये जवान होते हैं, जब उनको पता लगता है कि पिताजी को कोई पसंद आई है और उन्होंने कंडीशन रखी है, तो ये खुद जाते हैं कहाँ पे, माता सत्यवती के पास। और इनके पिताजी को कहते हैं कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं किसी से विवाह नहीं करूँगा। अब स्टोरी में ट्विस्ट क्या आता है कि सत्यवती की शादी जब शांतनु से हुई, उससे पहले ही जो हमारे मेन करेक्टर है करनाल के लिए, उससे पहले ही क्या होता है, एक ऋषि पराशर होते हैं, वो सत्यवती के पास आते हैं और उन्हें क्या वरदान देते हैं कि मैं, मेरे थ्रू तुम्हें एक पुत्र होगा। लेकिन वो कहती है मैं तो क्या हूँ, मैं अभी, मेरी शादी नहीं हुई, ऐसे कैसे। तो लेकिन फिर भी सत्यवती को एक वो पुत्र देते हैं और जिसका नाम आगे क्या पड़ता है, महर्षि वेद व्यास। तो सत्यवती की शादी शांतनु होने से पहले उन्हें एक पुत्र होता है पराशर से, जो था महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने बाद में महाभारत लिखी है। तो क्वेश्चन आता है हरियाणा जी के में, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई, वो इनके द्वारा लिखी गई, महर्षि वेद व्यास के द्वारा। और इनका ही आश्रम कहाँ है, करनाल में। अगला क्वेश्चन कि महर्षि वेद व्यास का आश्रम कहाँ है, वो करनाल में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन कि राजा राजा कह रहा हूँ ऋषि पराशर का आश्रम कहाँ है, वो भी कहाँ है, करनाल में। तो शांतनु की शादी अब हो गई किससे, सत्यवती से। शांतनु को ये नहीं पता था कि मेरा एक पुत्र, मेरा भी मतलब मेरे से पहले भी एक पुत्र हुआ है वेद व्यास, शांतनु को ये बात नहीं पता थी। ठीक है भाई, जब शांतनु की मृत्यु हो जाती है, वो दुखी बहुत होते हैं कि भाई भीष्मा पिता ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है मेरी वजह से कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो इन्होंने ये आशीर्वाद दिया था भीष्म को कि जाओ, तुम इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जब तुम्हें इच्छा मृत्यु की, मतलब जब चाहो तब तुम अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे, ये शांतनु ने दिया था भीष्मा पिता को आशीर्वाद। अब देखिए शांतनु जी चले गए, फिर क्या होता है, सत्यवती के 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य और चित्रांगदा। अब स्टोरी में भीष्म ने कहा था कि इनमें से कोई राजा बनेगा, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे ये राजा बनता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ये राजा बनता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। एक किस्म से अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों की मृत्यु होगी, भीष्मापिता बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते। तो अब क्या होता है स्टोरी में ट्विस्ट, जो विचित्रवीर्य और चित्रांगदा की वाइफ होती है अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका और अंबालिका, इनके कोई पुत्र नहीं था क्योंकि इनके दोनों हस्बैंड डाइड। ठीक है, तो उस समय पे माता सत्यावती क्या कहती है कि जो मेरा पहला पुत्र हुआ है राजा पर, वो महर्षि पराशर के द्वारा, वो इन दोनों से संबंध बनाएगा और आगे पुत्र उत्पन्न करेगा। तो इसी तरीके से महर्षि वेदव्यास इनसे संबंध बनाते हैं और पुत्र पैदा होते हैं। एक तो धृतराष्ट्र जो खुद अंधे होते हैं, और एक अंबालिका से पुत्र होता है पांडु। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होते हैं, पांडु का शरीर बहुत कम, ज़्यादा मतलब ज़्यादा सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पांडु के आगे 5 पुत्र होते हैं जिनको कहते हैं 5 पांडव। और इससे याद कर सकते हो आप कि पांडुओं से क्या क्वेश्चन बनता है हरियाणा जीके में, कि पांडु पिंडारा कहाँ है, वो है जींद में। और इससे आगे स्टोरी आपको पता ही है कि 5 पांडवों में से एक अर्जुन थे, उनके पुत्र अभिमन्यु, परीक्षित और जन्मेजय। ठीक है भाई, ये स्टोरी आप एक बार ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ आई हो तो दोबारा रिपीट करके देखो, ये पूरा महाभारत समझा दिया मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमारे मेन क्वेश्चन क्या निकल के आए यहाँ से, कि असंध में किसका राज्य था, राजा परीक्षित का। सफिद्दों का पुराना नाम सर्पदमन, क्योंकि जन्मेजय ने यहाँ पे एक यज्ञ किया था, सर्पदमन्य यज्ञ। फिर पराशर का आश्रम, फिर महर्षि वेदव्यास का आश्रम, ये भी कहाँ पे है, सारे करनाल में है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि वस्थली गांव में महर्षि वेदव्यास का क्या है, आश्रम। इन्होंने क्या लिखी थी, महाभारत लिखी थी। और इनके पिता कौन थे, पराशर, जिन्होंने माता सत्यवती के साथ पुत्र पैदा किया था, कौन, महर्षि वेदव्यास। इनका भी आश्रम कहाँ है, पराशर का भी बहलोलपुर, जो गांव कहाँ है, करनाल में। अब अगली बात, ये सारा हो गया महाभारत का, जो मैंने आपको बताया महाभारत से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आए रामायण पे। रामायण में जिन्होंने रामायण लिखी है वो थे वाल्मीकि जी। तो याद कर लो कि करनाल में उनका आश्रम भी है जिन्होंने क्या लिखी है, महाभारत।
और करनाल में ही उनका आश्रम है जिन्होंने क्या लिखी है, रामायण। और वाल्मीकि आश्रम में अगर आपको पता हो स्टोरी, तो जब सीता जी को देश निकाला दिया गया था क्योंकि उनके करेक्टर के ऊपर उंगली उठाई गई थी, तो वो एक आश्रम में रुकी थी, वो वाल्मीकि जी का ही आश्रम था और वहीं पे लव और कुश पैदा हुए थे। ठीक है, तो सीता माई का एक मंदिर भी कहाँ पे स्थित है, वाल्मीकि आश्रम के पास ही। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन है कि सीता समाई, जहाँ पे सीता समाई वो कहाँ पर, कहाँ एक मंदिर स्थित है, वो कहाँ पर है, तो वो करनाल में ही है। तो याद कर लो, हम बात कर रहे किसकी, करनाल की। करनाल में ही महाभारत काल के कौन थे, वेद व्यास, और करनाल में ही कौन हुए हैं, वाल्मीकि। कौन, रामायण काल के। और देखिए करनाल से इधर क्या था जिला, कैथल। कैथल जिले में ही मैंने जब कैथल क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो लव और कुश है उनका जो तीर्थ है वो कैथल में स्थित है। अब देखिए करनाल में तो कौन है, उनके गुरु की कुटिया, और कैथल, कैथल जो साइड में जिला पड़ता है वहाँ पे कौन है, लव कुश की क्या है, पुराना स्थल स्थित है। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया आपको, महाभारत और रामायण से सारे क्वेश्चन क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे एक गांव है जिसको मेलों का गांव कहा जाता है, गांव का नाम है सालवन, क्योंकि ये सालीवान राजा की राजधानी हुआ है, ये भी बहुत पुराने राजा थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि मेलों का गांव किसे कहा जाता है, तो सालवन को मेलों का गांव कहा जाता है। अगली बात भाई, दो क्वेश्चन रहते हैं अब हमारे। एक गांव है अमीन गांव, उसमें अभिमन्यु का किला है। अब देखिए अभिमन्यु भी आ गया हमारे स्टोरी में, ये रहा अभिमन्यु, ये रहा अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र। तो देखिए हमारी करनाल में अब तक असंध में परीक्षित आ चुका है, जिंद के सफिद्दों में जन्मेजय आ चुका है, और गांव अमीन में कौन आ चुका है, हमारा अभिमन्यु। क्या महाभारत जाने बिना आप बता सकते थे क्वेश्चन? आपको ऐसे याद करना चाहिए इसको, रट्टा नहीं मारना, पहले स्टोरी समझो कौन कहाँ से था फिर याद करो। अगली क्वेश्चन, एक गौतम ऋषि का आश्रम भी कहाँ पे है भाई, गोंदर गांव है, वो कहाँ पे पड़ता है, करनाल में। ये कुछ आप, ये खुद आप अपने आप पढ़ना, बादशाही पुल, मुगल पुल, ठीक है, जितने भी लिखे ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिए थे क्योंकि ये थे इसमें। तो मैं आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, देखिए ये पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी आपको अगर आप वीडियो फिर से रिपीट करके देखोगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी है लेकिन चाहता हूँ आप पूरी देखें। सो इसको शेयर करें, और लाइक करने से मुझे पता लगेगा कि आपको समझ कितना आया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन रह गया एक, बागवानी विश्वविद्यालय। देखिए हमने जब करनाल किया था तो करनाल में NDRI था, वो सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। तो वहीं पे क्या है, एक बागवानी यानी बागों की कैसे देखभाल की जाए, और उसका ही नाम क्या है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। वो भी कहाँ स्थित है, करनाल में स्थित है। कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा में, धमाल और मंत्रा नाम के 2 रेडियो स्टेशन हैं कहाँ पे, करनाल में, और यहीं पे 5 पुस्तकालय भी स्थित है। होप यू लाइक इट, थैंक्स।